नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बड़ी बहस में बिहार में कोरोना मरीज की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर हम चर्चा करेंगे और ऐसे डॉक्टर से हम आपको मुलाकात कराएंगे जो कोरोना के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है कि इस देश में जो कोरोना के मरीज हैं उसमें 80% मरीज में सामान्य लक्षण पाए गए हैं। जो चाइना में या फिर जो अमेरिका और बाकी इटली देशों में जो देखने को मिला है कोरोना मरीज को लेकर, वो स्थिति इस देश में नहीं है। तो बिहार में इसकी क्या स्थिति है और इसकी वजह क्या है, इस बड़ी बहस के सहारे हम ये तलाशने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस वक्त हम कार्यक्रम की शुरुआत हम बेगूसराय सदर अस्पताल से कर रहे हैं। बिहार में जो रेड जोन है, उस रेड जोन में बेगूसराय भी है और इस सदर अस्पताल में फ़िलहाल 8 मरीजों का इलाज चल रहा है। और उस 8 मरीज के इलाज में शामिल डॉक्टरों से हम जानना चाहेंगे कि जो ट्रीटमेंट है उसमें जो कहा जा रहा है कि मलेरिया की दवा देने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर सामान्य जो निमोनिया का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर कोरोना को लेकर जो एक भयावह स्थिति बनी है उस स्थिति में भी मरीज जा रहे हैं। ये इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम एनएमसीएच के डॉक्टर से भी मिलेंगे, आप उनसे भी बात करेंगे कि आखिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बिहार के अलग अलग अस्पताल में जहाँ कहीं भी कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, या फिर जो इस वायरल के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उन सब डॉक्टरों से भी हम आपको इस खास बड़ी बहस में हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो चलिए हम पहले बेगूसराय सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना के मरीजों से कह सकते हैं कि एक कमांडर के रूप में फ़ाइट कर रहे हैं, ज़रा उनसे जानना चाहेंगे कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके से वो इलाज कर रहे हैं। जिस रेड जोन की हम बात कर रहे हैं उसमें बिहार में एक बेगूसराय भी है और वहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती भी जा रही है। उस चेन को भी समझने की ज़रूरत है कि इस चेन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है, खास करके सदर अस्पताल के स्तर पे। क्योंकि अब ये हो रहा है कि जो भी जहाँ जिस सदर अस्पताल के इलाके में अगर कोई मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका वहीं पे इलाज हो रहा है। सिवान में भी इस कमोबेश सभी मरीजों का इलाज हो रहा है, बेगूसराय में भी इसी तरीके से। जो रेड जोन है उस इलाके की हम बात कर रहे हैं। पटना या किसी बड़े एम्स में किसी को रेफ़र करने की बात अब नहीं आ रही है। और अब ये भारत सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देश में जो कोरोना के मरीज़ हैं उसमें 80% मरीज में उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं जो दूसरे देशों के कोरोना पीड़ित मरीजों के में सामने आ रहे हैं। तो हमारे साथ बेगूसराय सदर अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इतने मरीज को आप देख रहे हैं, क्या इलाज क्या चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो है जो पेशेंट आते हैं अभी, तो उसमें हम लोग उसको 3 कैटेगरी में बांटे हुए हैं। पहला हम लोग यह कि कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, जो कि मान लीजिए यहाँ पर जो भी कोविड पेशेंट आते हैं एसिम्प्टोमेटिक है, अगर वो सिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे तो उन्हें हमें नालंदा मेडिकल कॉलेज में भेज देना है। एसिम्प्टोमेटिक है वो अंडर ऑब्जर्वेशन यहीं रहेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि पेशेंट अगर पॉजिटिव नहीं है परंतु वो जमात से आए हुए हैं या उनका कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री है, जो पॉजिटिव केस है उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहे हैं, तो उस तरह के पेशेंट या सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो उनको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में रखना है। तो आइसोलेशन यार्ड हम लोगों ने जो वो सिंगल रूम का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तीसरे जो है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं परंतु वो बाहर से आए हैं, दूसरे ज़िले से भी आए हैं, तो उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन में रखना है। और जो बाहर के हैं तो उनको हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि आप क्वारंटाइन में रहिए, वो रह जाएंगे, तो बाहर से तो यहीं रहेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर रखा गया, वहाँ 100 बेड से ज़्यादा का इंतजाम है, वहाँ भी सिंगल रूम का है, तो उसको हम लोग उस तरह से करते हैं। अब जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं तो उनको सिम्टम के लिए जिसे डॉक्टर्स के द्वारा राउंड दिया जाता है, पीपीई किट उसमें पहना जाता है, उसका पीपीई पहन के राउंड देते हैं, उसका रोज़ टेम्परेचर देखा जाता है। कोई अगर सिम्टम है तो वो बताते हैं उन्हें। अभी हम लोग जैसे पैरासीटामोल देते हैं या अभी कॉम्प्लेक्स रखते हैं। कोई अगर सिम्टोमेटिक है, जैसे सर्दी खांसी रहेगा तो उसको पहले एजिथ्रल देते हैं और उससे अगर ठीक हो गया तो ठीक है। अगर सिम्टम बढ़ता है, वैसा अभी हम लोग के पास आया नहीं है, परंतु जिससे हमारा जो सिम्टोमेटिक जो था, जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है परंतु कॉन्टैक्ट में आया, तो उनका पहला सैंपल हमारे यहाँ निगेटिव आया था, परंतु अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें जब सेकंड सैंपल भेजा गया है उसमें भी पॉजिटिव पाया गया है। तो अब फिर हमको यहाँ के ला के रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे उस कोविड स्पेसिफिक जो रखे हैं अग्रसेन में, उसमें रखेंगे। और इसके अलावा
सरकार के द्वारा क्या की जा रही है, जैसे कि बछवाड़ा का केस है या मंसूर चक का केस है, जहाँ से पहला पॉजिटिव आ गया था, जहाँ जमात के लोग सब जमा हुए थे, उस एरिया को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, उसको कर्फ्यू लाइक कर दिया गया। उसमें पेशेंट, एक भी पेशेंट बाहर निकल नहीं सकता है। तो उसमें से जैसे जमात के लोग सब आए हैं, जिनका उनका जांच कराया गया है, जांच करा के फिर उनको उसी एरिया में भेज दिया गया है। आप वह, चूँकि टोटल लॉकडाउन है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं निकल नहीं सकते, एक गली से दूसरे गली में भी नहीं जा सकते। ऐसा प्रशासन के द्वारा इंतजाम किया गया है। तो इससे हम लोग को देखना है कि इस चेन को तोड़ना है, और देखिए हम लोग कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब तो स्वास्थ्य विभाग भी ये कह रहे हैं कि जो कोरोना का जो सिम्टम है, वो जो चाइना में या अमेरिका में जो चीज़ें दिख रही हैं, हाँ, वो यहाँ पे क्या है, मतलब आप लगभग 7 मरीज को आप लगातार ऑब्जर्व कर लें, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ जो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सब जो है सो उस तरह का नहीं है। जैसे वो अचानक जिसको चेस्ट प्रॉब्लम जैसे या निमोनिया का ज़्यादा हो या उनको ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो, ऐसा नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादा जो केसेज हैं, मतलब हमको लगता है कि ज़्यादा लोग एसिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव हैं, तो वो लोग ज़्यादा कैरियर का काम करेंगे। ये इसलिए दे आर मोड, मान लें कि सपोज जो आदमी, उनको तो नहीं कुछ हो रहा है, एसिम्टोमेटिक है, परंतु कोई डायबिटिक पेशेंट के संसर्ग में आ जाते हैं, या कोई ऐसा ही मेरा इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो उसको जल्दी वो सिम्टम फ्लेयर अप करेगा और उसको जान को खतरा है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, कैरियर होना बेसी डेंजरस है। इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एसिम्टोमेटिक है उसको हम लोग ज़रूर निकाल के चिन्हित करें, और चिन्हित करके उसको चेन को तोड़ने का कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और, जो बेगूसराय के खास करके जो आपके कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, एक तो उसका कोई जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो तो आपने कह दिया कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि कहीं कोई से बाहर, हम जैसे 6 आपके कोई मरीज है का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, एक ये बात है। और दूसरी बात यह है कि वो जितने यहाँ पे आए हैं, उनमें कोई उस तरह का जैसे अमूमन कहा था कि खांसी होना, बुखार होना, जो एक सिम्टम है, वो सिम्टम भी नहीं आ रहा है। ये काफ़ी मतलब ऐसे मरीज को चिन्हित करना काफ़ी टफ होता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे कि आप कह रहे हैं जो ट्रैवल से आपका मतलब है, जो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और उस तरह का अगर पेशेंट पॉजिटिव है, जो कांटेक्ट में नहीं आया और पॉजिटिव है आ गया, जिसको फॉरेन हिस्ट्री का ट्रैवल नहीं है, जो किसी के जमात का नहीं हिस्ट्री है, तो ऐसा पेशेंट अगर है तो वो कम्युनिटी स्प्रेड जब होगा तभी होगा। ऐसा कोई भी केस नहीं आया। जो भी है, या तो कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव था, जैसे कोई फ्लाइट के कोई किसी के बगल में जो पेशेंट बैठा हुआ था, आईवी का इन्फॉर्मेशन था, वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव मिल गया, वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। उसके कॉन्टैक्ट में जो पाया था, उसका भी हम लोग 2 सैंपल कराए, वो दोनों नेगेटिव आया है। जो अभी जो पेशेंट जो हम लोग का मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है, जो इंडोनेशिया वाले आए थे, वो कादराबाद जो जगह है मंसूर चक में, वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट में रहे थे। वो लोग तो निकल गए, परंतु बाकी लोग जो उसी से चिन्हित हुए, ये लोग उसी से पॉजिटिव हुए हैं, तो उससे जमात का हिस्ट्री है। और अभी जो तीसरा भी जो सेकंड सैंपल भी जाया है, वो भी उस जमात से इस कॉन्टैक्ट में, जमात के कॉन्टैक्ट में आया है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है कि इसको कोई हिस्ट्री नहीं है, कहीं कुछ नहीं था तब वो। वैसा जितना भी केस अभी हम लोग किए हैं, जितने बाहर से जितने भी लेबर क्लास के लोग आए हैं, जो अदर स्टेट से आए हैं, जिनको सर्दी खांसी बुखार भी है, परंतु उनको हम लोग जो सैंपल लिया है, तो वो अभी तक हम लोग का नेगेटिव आया है। इसलिए हम लोग का कम्युनिटी स्प्रेड का चांसेस नहीं लग रहा है, अभी तक नहीं है। अब बाद में क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, परंतु अभी नहीं है। अभी जो भी है, कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री है। बेगूसराय के साथ एक और लगातार हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ये कहा गया कि एक इंडोनेशिया का जो लोग है, वो उसका ट्रैवल हिस्ट्री है कि 3 मार्च को वो आपके बेगूसराय आए थे, और 17-18 मार्च को वो वापस लौट गए। तो ये जो कहा जा रहा था कि 14 दिन एक टेंटेटिव है कि इसके दौरान अगर डेवलप करना चाहिए, वो भी चेंज जो है सो यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ 14 दिन ही नहीं, मतलब इतने लंबे अंतराल तक रहे और उससे सिम्टम नहीं आए, ये भी एक अलग चीज़ दिख रहा है बेगूसराय। नहीं, जैसे बेगूसराय में जो जमात के लोग आए थे, जो इंडोनेशिया से आए थे, वो आए थे फरवरी में। जो बेगूसराय जो मस्जिद में जो आए थे, जो कि हमारा सीजीएम के पास जो मस्जिद है, वहाँ भी वो आके रुके थे। और कहाँ रुके एक्चुअली सिख से लोग बताते नहीं, परंतु 12 और 13 मार्च को वो थे वहाँ पर। कौन पतेलिया है, कौन मस्जिद है मंसूर चक में, वहाँ पर हैं, नहीं मुर्गिया चक नहीं, एक मस्जिद है वहाँ, काफ़ी बड़ा मस्जिद है मंसूर चक, वहाँ पर वो रुके थे। और 12-13 को वो लोग वहाँ से निकल गए हैं। और 12-13 के बाद हम लोगों ने उनको करीब 15 दिन के बाद रखिए, 26, 27 से 28 से खोज शुरू हुआ है कि कहाँ पर से आना शुरू हुआ। जब 15 दिन लॉकडाउन हुआ है,
उसके बाद से आया। उसके पहले जो हम लोग जांच किए थे वो हम लोग का जो तो पेशेंट जो ट्रैवल का था, कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री था, या जो कतर से आ रहे हैं उन लोग का था। परंतु ये जमात वाले जो थे उनका हम लोगों ने उससे कॉन्टैक्ट किया। तो अभी तो सब रिलेटेड तो है, कहा कि जो अभी जो सेकेंड सैंपल जो पॉजिटिव आया है ये उसके कॉन्टैक्ट में आया था। जो मंसूर चक वाले जो मस्जिद में रहे थे उसके कॉन्टैक्ट में जो लड़के आए उसी के रिलेशन में ये लोग भी हैं। ये लोग सब कॉन्टैक्ट में आए थे। तो ये लड़का सब जाके घर में रहा था, ऐसा नहीं था। वहाँ 17 से 24 तक वो लोग वहाँ तक, जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद ही लोग वहाँ से वहाँ गया है। इस बीच में हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट का है, सो कॉन्टैक्ट का है, इसलिए क्या कि उसमें तो इसलिए कॉन्टैक्ट का भी हम लोग उसी से ट्रेस कर रहे हैं। जो जिसके सहारे कैरी ऑन हुआ वो आपको फरवरी में यहाँ पे आए थे। हाँ, मतलब हम वो लगा ये जो हिस्ट्री उनका है, मतलब मान लीजिए कि अगर उनमें क्वारंटाइन रहा, कोरोना वायरस रहा होगा, ये जो आप 14 दिन का चेन आप जो कहते हैं कि 14 दिन में चीज़ें सामने आ जाती हैं, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें ब्रेक हो रही है, ये जो सिम्टम है? ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो 12-13 को रहे। 12-13 को जब आदमी जो आया तो उसके बाद जो सिम्टम पेशेंट को आया गया, जो भी उसके कांटेक्ट में आया, तो वो तो 15 दिन हुआ तो 28 तारीख तक आना चाहिए था। 28 तारीख का, तो 28 के बाद जनरली क्या है कि फर्स्ट 2 वीक्स का रहता है। 2 वीक्स के बाद 20 दिन तक का भी रिपोर्टेड है इंडिया में कि 20 दिन तक का है। ये नहीं कि 14 दिन से 16 दिन में ही आएगा। 20 दिन के बाद भी देखा गया है कि पॉजिटिविटी रहता है। तो पॉजिटिविटी जो रहता है, जैसे कोरोना का क्या कहता है, 15 दिन में पेशेंट को सिम्टम आना चाहिए, परंतु वायरस जो है सो 1 हफ्ता और मान के ज़्यादा चलाता है। इसलिए कहा सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन है कि 14 दिन 15 दिन आप क्वारंटाइन रखिए और 14 दिन होम क्वारंटाइन रखिए, जहाँ हम लोग यहाँ रखते हैं, और उसके बाद 14 दिन घर पे भी कहते हैं, क्योंकि वो वायरस का लॉन्जिविटी जो है सो 14 दिन 15 दिन प्लस 7 दिन देखा गया है। इसलिए होता है क्या कि इसमें हो सकता है कि वो एक रूट रहा हो, मैंने उसमें तभी हम लोग उस वक्त तो जो ICMR रिसर्च करेगी वो रिसर्च करेगी, परंतु अभी तक हम लोग का है कि अपने नहीं आया, जब भी ये कॉन्टैक्ट से ही आया, किसी न किसी कॉन्टैक्ट से आया। भले उसका फॉर्म जो है, मैंने सीवियरिटी हमको लगता है कि यहाँ लो विरुलेंस है मोस्ट प्रोबेबली। अब वायरोलॉजी का स्टडी हो रहा है, वायरस का क्या स्टडी है, ICMR भी स्टडी कर रही है, तो उसमें उसका कितना विरुलेंट वायरस है वो हम लोग नहीं कह सकते, परंतु सिम्टम के हिसाब से कम लगता है। लगातार बिहार में आप काम कर रहे हैं, 20 साल ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ इस तरह के वायरल इन्फेक्शन होते रहे हैं, बुखार खास करके जो कोरोना का लक्षण है, और शरीर में बिहार या खास करके जो बेल्ट है उसमें एंटीबॉडी बनता रहा है। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी वजह जो इस तरह के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारे यहाँ चलता रहा है, और जो वायरल इन्फेक्शन होते रहे हैं, हर वर्ष कुछ नए वायरल इन्फेक्शन होते रहे हैं, उसका भी प्रभाव हो सकता है? इस पर हम एक्सपर्ट कमेंट तो नहीं करेंगे, परंतु इट मे ही पॉसिबल। परंतु इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अभी जो रैपिड टेस्ट आ रहा है, जो एंटीबॉडी टेस्ट आ रहा है, अगर एंटीबॉडी टेस्ट होगा और अगर हम लोग को लगेगा सब में IgG और IgM अगर पॉजिटिव आता है, अगर आता है लोगों में IgM पॉजिटिव आता है, होता है कि इन्फेक्टेड है तो उनका एंटीबॉडी बना हुआ है, तो वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो है जो इम्यूनिटी जो है ज़्यादा बेटर है। ये हो सकता है उसको, वो हमारा जब रैपिड टेस्ट हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं। और ऐसे है क्या कि यहाँ तो फ्लू ऑफ एंड ऑन होता ही रहता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो अब तो सरकार का आदेश भी आ गया है कि अगर थोड़ा भी सर्दी खांसी H1N1 भी है तब भी आपको सैंपल लेना है। तो ये अच्छी बात है, देख लेते हैं क्या होता है। इस पर अभी प्रीमेच्योर होगा कमेंट करना कि क्या एक्चुअल कॉज है। खुद डॉक्टर हैं, इतने दिनों से ट्रीटमेंट करते रहे, जो अपने यहाँ एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम पे अभी भी है। मतलब बाकी कंट्री में पूरा ट्रीटमेंट, मतलब पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद, तमाम चीज़ों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन आप अपने यहाँ जो सिम्टम है उस सिम्टम के सहारे आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपका जो अपना अनुभव रहा है, 20-25 साल का जो अनुभव रहा है, और जो आप कोरोना के मरीज को आपको देख रहे हैं, तो क्या कुछ फ़र्क दिख रहा है या सिम्टोमेटिक एक ही तरह का वायरस दिख रहा है? जैसा जो विदेश का जो सिम्टम आता है, जो भी देखते हैं हम लोग, मीडिया में भी देखते हैं और जो दिखाई पड़ रहा है जो है, उस तरह का सिम्टम यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे एरिया में तो नहीं है। वैसा कोई भी हमारा विरुलेंट केस नहीं आया जो कि एकदम ब्रेसलेस होकर आया हो, जिसको सीवियर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़बरदस्त रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको निमोनिया वाला फीचर बने हैं, परंतु जहाँ एक्सपायर जो किए हैं वो है, उसमें भी जैसे पहला जो केस मुंगेर का एक्सपायर किया था तो वो पहले से ही ऑलरेडी ग्रसित था, किडनी डिजीज़ उसको पहले से था, पहले से डायबिटीज़ था, ऐसा का इलाज करा रहा था। तो अब उसमें आता है जिसकी इम्यूनिटी घट जाती है तो उसको तो छोटा भी इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए विरुलेंट हो सकता है, परंतु ऐसे एज ए होल है जितना अभी हमारा जिससे इतना माइग्रेंट लेबर सब आए, किसी को तो कुछ नहीं हुआ।
माइग्रेन लेबर से तो उनको स्टेमिना ज़्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छा है, तभी है कि वो उनको हमको लगता है कि इस पर वो असर नहीं हो रहा है। मेरा अपना है कि यहाँ का लोग का इम्यूनिटी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरा जो होता है कि इन्वायरमेंट का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ यहाँ तो कोई टेम्परेट जोन है नहीं, यहाँ पर जो हमेशा टेम्परेचर भी हाई है। तो हाई में भी देखा जाएगा कि अब इसको इस पर सर्विलेंस का ICMR स्टडी जरूर करेगी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तब इसका क्या रुख रहता है, उसको देखना है, तो उसको रिसर्च के बाद ही कर सकते हैं। चलिए, हमारी कोशिश ये है कि जैसे हम बेगूसराय में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या बाकी क्या हो रहा है कोरोना मरीज में, क्या खास है, इन चीज़ों को हम समझना चाहते थे। और हम सिवान और NMCH बाकी जगहों पर जो डॉक्टर जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तहत कोरोना के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इस बड़ी बहस में फ़िलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और हम अभी आपको दिखा रहे थे कि बेगूसराय में जहां 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो इलाज जिस लाइन पे इलाज चल रहा है, उनसे आपने उनकी राय जानी कि हम कि ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है, कि किस तरीके से वो किस लाइन पे वो इलाज कर रहे हैं। उन 7 मरीज की स्थिति जो अभी वर्तमान में बेगूसराय में आपने देखा कि जो स्थिति है और जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से उन्हें किया जा रहा है, तो जो हम देख रहे थे कोरोना को लेकर, वो स्थिति बेगूसराय में देखने को नहीं मिली जहां उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर हम सिवान भी चलेंगे। सिवान में भी जो जिनका कोरोना पॉजिटिव का इलाज चला है, उनके बारे में भी समझने की कोशिश कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। इस वक्त हम NMCH में हैं और NMCH जैसे ही कोरोना वायरस को लेकर चीज़ें शुरू हुई तो बिहार सरकार ने NMCH को बिहार का कोरोना स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया। और कई डॉक्टर जो इस तरह के वायरल डिजीज़ को काफ़ी पहले भी उस पर उनका अध्ययन रहा है, ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टरों को यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया और पहले से थे भी यहाँ पे। तो उन्हीं में डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो मीडिया में जो खबरें आई या जिस तरीके से चीन या अमेरिका या बाकी स्टेट में जो कंट्री में देखने को मिल रहा है और जो बिहार में जो दिख रहा है, एक क्या बड़ा फ़र्क है दोनों की अगर हम बात करें। शुरू में तो दहशत थी, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, कोविड-19 के प्रिपरेशन कर रहे थे, मार्च में हमने शुरू किया, तो उस समय थोड़ा तो था। और जो बाहर से जो मीडिया में आ रही थी, इटली और स्पेन, सबों को डर था, हम लोग को भी डर था, हमारे स्टाफ को भी डर था। लेकिन जब हमारे यहाँ पहला केस 22 को आया तो बड़ा दहशत था। और धीरे धीरे करके फिर हम लोगों ने उसका इलाज शुरू किया, हिम्मत जुटाया। और हम लोग के लिए गर्व की भी बात थी कि ऐसा मौका हम लोग को मिला था जिसमें सारा बिहार हम लोग को देख रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें शुरुआत में थी, लेकिन हमारे यहाँ जैसा आपने कहा कि मेरे यहाँ जितने पेशेंट आए उसमें ज़्यादातर पेशेंट माइल्ड सिम्टम वाले थे। एक आध 2 पेशेंट थे जिसमें प्रॉब्लम लग रहा था कि आगे होगा, लेकिन जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया अपने टीम के साथ मिलके, ICMR और जो दुनिया से जो आ रही थी बात छन के, तो हम लोगों ने जो यहाँ पे गाइडलाइन बनाया उससे फॉर्चुनेटली हमारे जो ज़्यादातर पेशेंट ठीक होके गए। और अभी भी जो हमारे 2 अभी बहुत सीरियस लग रहे थे, वो भी आज नेगेटिव आ गए हैं। तो हम कशिश मीडिया के माध्यम से लोगों को कहना चाहेंगे कि प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है, आपको अपने बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, लेकिन उतना दहशत में भी नहीं रहना है। और अपने हेल्थ में लगे एम्प्लॉई को और इस काम में लगे सारे मीडिया और पुलिस पर्सनल को कहना चाहेंगे कि बहुत घबराने, प्रोटेक्शन में रहें, लेकिन जो हमारे यहाँ पेशेंट हैं अभी उसमें दहशत की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह क्या आपको लगता है कि आप काफ़ी लंबे अरसे से आप इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हैं। एक कोरोना अचानक ये चीज़ें आई पूरे देश और दुनिया के डॉक्टर के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में। लेकिन बिहार और बाहर के राज्यों में भी अगर हम भारत की बात करें तो जिस तरीके का रिस्पांस पेशेंट की तरफ से मिला, मतलब बॉडी के जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कोरोना वायरस को लेकर, उसकी क्या वजह रही होगी, आपको क्या लगता है। इस पे तो बहुत रिसर्च चल रहा है। हम लोग भी देश दुनिया और CDC जो हमारा इंटरनेशनल एजेंसी है उससे हम कांटेक्ट में हैं, NHS से भी कांटेक्ट में हैं। इसका जो मुझे लगता है कि एक तो हम लोगों ने
जल्दी केस को पकड़ना शुरू किया। प्रशासन और सरकार ने लगता है कि बहुत डिसीजन लिया और हम लोगों ने जो केस पकड़ना शुरू किया वो अर्ली केस पिकिंग शुरू किया। जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है उसके अर्ली पार्ट में पकड़ना हम लोगों ने किया पेशेंट को, और सही समय पे उसको पकड़े, सही समय पे उसका इलाज किए। दूसरा ये भी बात हो सकती है कि हमारा जो इम्यूनिटी है, चूँकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन है, बहुत सारी इन्फेक्शन है, मलेरिया जोन है, तो हमारा लगता है कि हम लोगों ने ऐसा भी प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हमको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी जो वेस्टर्न इम्यूनिटी है उससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर है। हम लोग जो अपने खाने में वेजिटेरियन और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो स्टाइल है वो वेस्टर्न से बेहतर है, उसके चलते लगता है कि इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी होनी चाहिए हमारे पॉपुलेशन में इम्यूनिटी उनसे बेहतर है। तो ये दो कारण मुझे लगता है कि हम जो मरीज़ हमारे मिले वो उतने सीरियस नहीं मिले और हम लोग उसको अच्छा जो रिज़ल्ट होता है, अभी तक हमारा रिजल्ट ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर हम भारत की ही बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, जो इस तरह के राज्य हैं, छत्तीसगढ़, बिहार को भी उसमें रख सकते हैं, बिहार, बंगाल, यूपी का भी जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, जहाँ जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा, वहाँ नॉर्मली जो कोरोना का प्रभाव भी है या जो जिस तरीके से वायरल को एक्सप्लेट करना था वो भी नहीं हो रहा है। मतलब एक चेन मुंगेर से बना, वो एक लिमिट के बाद वो चेन काम, मतलब अभी तक उसके बाद कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। सिवान में भी एक गांव में पूरी तौर पे स्प्लिट हुआ, लेकिन जो कोरोना को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही थी कि अगर वो वायरस एक्सप्लिट किया, मतलब एक से दूसरे की तरफ कैरी किया, तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है। वो फैलाव भी इन राज्यों में देखने को नहीं मिला। इसकी क्या वजह आपको लगता है? ये पहले ये था, कुछ लोगों में ये आया कि नहीं भारत जो है वो गर्म मुल्क है, लेकिन कई गर्म मुल्कों में भी जो कोरोना का प्रभाव ज़्यादा रहा, बहुत सारी कंट्री है जहाँ हमारे यहाँ से भी टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कोरोना ने ज़्यादा तकलीफ़ फैलाया। मुझे लगता है कि इस बार मेरी सरकार ने पहले ज़्यादातर जो होती थी जहाँ पे कंट्रीज़ में WHO का जब होता था कि अब आने वाला है तब लोग प्रिपेयर करते थे। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने पहली बार WHO के आने के पहले एक प्रिपरेशन शुरू किया, और जैसा आप सबों को पता है कि ज़्यादातर जो कोरोना वायरस लोग इंटरनेशनल लेके आए, तो इंटरनेशनल स्क्रीनिंग हमारे यहाँ पहले शुरू हो गई और इंटरनेशनल जो कंटेनमेंट है वो पहले होने लगा और सरकारें थोड़ा प्रशासन और सब लोग होने लगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने अर्ली पिकअप किया पेशेंट को, जो इस तरह के पेशेंट तो इसलिए फैल नहीं पाया और हमारी थोड़ी इम्यूनिटी बेहतर हो सकता है। तो जहाँ भी किसी एरिया में हॉट स्पॉट बना भी, तो सरकारें, चाहे भीलवाड़ा हो या मेरा सिवान हो, तो सरकार ने बहुत युद्ध स्तर पर हमको लगा कि लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका टेस्ट कराया और जहाँ भी शक हुआ उसको कंटेनमेंट में रहा और लोग भी बहुत वाइजर थे। पहली बार मुझे लगा कि बिहार के कई जगहों से हमको फ़ोन आता था कि सर हमारे बगल में ऐसा खांसी हो रहा है, ये हो रहा है, कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। तो इससे लोगों में जागरूकता भी बहुत थी और मीडिया ने भी जागरूक करने का बहुत काम किया, तो लोग बहुत जागरूक थे। लोगों ने अपने को आइसोलेट रखा और सबको मालूम है कि अगर 14-15 दिन अगर हम बचा लेते हैं तो इससे फैलने का खतरा नहीं के बराबर हो जाता है। तो शायद इन्हीं सब वजहों से हमारे यहाँ केस अर्ली पकड़ा है और हम अभी तक, अब अगला 3 हफ्ता कैसा रहता है, लेकिन अभी तक हम अच्छी स्थिति में हैं अन्य राष्ट्रों की तुलना में। सवाल ये, हम सिवान, बेगूसराय, नालंदा, बाकी जहाँ जहाँ कहीं भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए, उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री था उसको भी हमने उसको खंगालने की कोशिश की, लेकिन बेगूसराय में कुछ ऐसे मरीज भी पाए गए जो आपका 14 दिन, 15 दिन, 28वें दिन उसमें, जैसे कल ही जिस मरीज को पॉजिटिव पाया गया वो 28वें दिन उसका सेकंड, जब उसका फर्स्ट नेगेटिव आया, सेकंड जब उसकी जांच हुई तब उसमें पॉजिटिव आया है। तो ये जो एक मान्यताएं रही कि 14 दिन आप आइसोलेशन में रहते हैं तो फिर वो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो ये एक नया चीज़ देखने को मिला। हो सकता है कि उनका जो इन्फेक्शन आया हो इसके बीच में वो किसी के संपर्क में आया हो। ये जो 28 दिन में यूजुअली अगर आप लेते हैं तो 28 दिन तक इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है
और कहते हैं लोग कि हमारे फीसिस में, हमारे पखाने के रास्ते से वायरस निकलता है, लेकिन वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। तो हो सकता है वो जो पेशेंट 28वें दिन जिनको हुआ, हो सकता है इस बीच में वो ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में है जिसको एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 रहा हो। जैसा आपको पता है कि अगर कोई पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। हो सकता है वो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हों जो कोविड-19 पॉजिटिव हो इन बिटवीन, और उससे उनको इन्फेक्शन लगा हो। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो यूजुअली सिम्टम जो आता है वो 10-12 दिन में आ जाता है। तो हमको लगता है कि वो ज़रूर कहीं ना कहीं किसी इंडेक्स केस कोविड-19 के संपर्क में बीच में आए हैं। उनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा होगा, वहाँ से लेके नहीं आए होंगे, लेकिन इन बिटवीन जो कोई एक ऐसा कोविड-19 का पेशेंट होगा जिसके संपर्क में आए होंगे, और हमको लगता है कि प्रशासन उसका पता लगाने की ज़रूर कोशिश कर रही होगी। कई मरीज ऐसे हैं जिनमें खांसी बुखार का जो एक सिम्टम है वो सिम्टम नहीं है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है। आपको मालूम है कि कोरोना के 4 तरह के हम लोग जो केस देख रहे हैं, उसमें 4 तरह का हम लोगों ने रिस्क प्रोफाइल किया है। एक जिसमें कोई लक्षण नहीं है, कोरोना पॉजिटिव है। दूसरा जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जिसको हम लोग ILA कहते हैं, कफ सर्दी बुखार। तीसरा है जिसको सीवियर खांसी है, दम फूल रहा है उसको। और चौथा पेशेंट जो वेंटिलेटर ARDS की ज़रूरत है। तो इन 4 में ज़्यादातर हमारे पेशेंट जो भी आ रहे हैं, जो हमने देखा है, 60% मेरे ऐसे हैं जिसमें कोई बीमारी थी नहीं। उनका चूँकि ट्रैवल रिकॉर्ड था, हम लोग TOCC हम लोगों ने निमोनिक्स बनाया है, ट्रैवल, ऑक्यूपेशन, ऑन कॉन्टैक्ट और क्लस्टर। तो इन सबों से हम लोगों ने लाया, पिकअप किया, प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की, लोगों को लाया, और उन लोगों में 60% में हमारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थे और उनको अर्ली इलाज चला, तो वो न सिर्फ अपने बचे और बाकी जगह नहीं फैला। तो हो सकता है कि वो जो पेशेंट रहे हों वो ये रहे हों, और हम जैसा बताया कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अगर अर्ली हम लोग को पिकअप करना है, सोसाइटी को बचाना है, तो हम लोग का थ्रस्ट एरिया ये है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको लाया जाए, उसका टेस्ट कराया जाए, उसको कंटेन किया जाए। अच्छा, ये और वायरस का जैसे अपने बिहार में ही हर ईयर आपको देखते हैं कि एक सीजनल बुखार है, वो भी वायरल फीवर ही रहता है। अमूमन ये हर वर्ष ठीक बरसात और गर्मी से पहले, फिर ठंड में भी जो है ये आता रहता है। वो वायरल इन्फेक्शन और कोरोना का जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें क्या आपको फ़र्क लगा कि क्या उसके कारण कुछ इसमें लोग इम्यून कर सके या कुछ और चीज़ें सामने आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ जो यूजुअल जो होता है, जो बुखार होता है जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और हम लोग उसके प्रति बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। हालांकि लोगों को पता होना चाहिए, मैं अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होती है उससे भी जो बूढ़े लोगों में और बच्चे लोगों में जान जाने का खतरा रहता है। अगर आप उसका डेटा देखें तो इन्फ्लुएंजा वायरस से अमेरिका में अकेले 15-20 हज़ार से ज़्यादा मौतें साल में होती है। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस में हमारे यहाँ चूँकि उतनी मोर्टेलिटी नहीं है, लेकिन हम इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए भी एज ए डॉक्टर हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो COPD के पेशेंट होते हैं, हम लोग वैक्सीन दिलवाते हैं, उसकी वैक्सीन आती है। ये वायरस भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये वायरस क्या है कि जो कोरोना वायरस, अब जैसा आपको बता दें कि कोरोना वायरस का सारा जाति इतना विरुलेंट नहीं होता है। इस कोरोना वायरस का ही 7वां प्रजाति है जो विरुलेंट निकला है। इसके पहले सार्स आपने सुना होगा, मर्स को भी सुना होगा। तो ये वायरस में क्या है कि ये है उसी के तरह, लेकिन ये फैलता बहुत ज़्यादा है। और अगर ये जो सामने वाला अगर हाई रिस्क पेशेंट हो, पहले से उसको बीमारी हो और उसमें ये कोविड चला गया, तो मौतें होती है। तो इसलिए हम लोग इसमें, और दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सो इसके फैलने का जो खतरा है ये ज़्यादा है। और ये वैसे लोगों को अगर पिकअप करेगा, अगर हो सकता है एक आदमी विदेश से आया हो, उसको कुछ नहीं हुआ, यंग लड़का हो, लेकिन आपने सुना होगा कि वही यंग लड़का अपने घर के कई लोगों का जान ले लिया। तो ये हाई रिस्क पेशेंट जो होता है, जो देख रहे हैं 60+ से ज़्यादा लोग हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, उसमें ज़्यादा कर रहा है और इसमें फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हम इन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये जो हमारा फूड प्रैक्टिस है, हम किस तरीके का फूड लेते हैं या हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे जो लाइफ ऑफ रूटीन जो किस तरीके से जीते हैं, इन सब विषयों पर भी अध्ययन होगा। क्योंकि कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड वाइज ये बहस है कि आखिर भारत के जैसे गरीब देशों में जहाँ मेडिकल के क्षेत्रों में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी कोरोना जैसे वायरस को वहाँ के लोग या डॉक्टर जिस तरीके से उसको ले रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कहीं आने वाले समय में कई और चीज़ों को भी नए तरीके से सोचने को मजबूर कर सकता है। चलिए, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। अब हम सिवान ले चलेंगे आपको, और जहाँ सिवान में कोरोना पेशेंट का इलाज हो रहा है उन डॉक्टरों से भी हम बात करेंगे कि
उनको उस कोरोना पेशेंट में क्या खास नज़र आया, बाकी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उसको किस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रही हैं। चलिए इस बड़ी बहस में चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक तरफ जहां पूरा भारत कोरोना से आज त्राहिमाम हो रहा है, वहीं सिवान में हम अभी एक डॉक्टर के पास चले हैं, डॉक्टर देवेश, जो सिवान सरकारी अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं, और इन्हीं के पास चले हैं। इन्हीं को कोरोना वैसे जो महामारी है इससे लड़ने के लिए इन्हीं को जिम्मेवारी दी गई है। स्पेशली ये पटना से ट्रेनिंग करके आए हैं, उसके लिए सर से हम बात करते हैं कि इस कोरोना ऐसे महामारी से लड़ने के लिए ये अब तक क्या क्या उपाय किए, और जो सिवान में 29 मरीज़ जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उससे ये कैसे अपने आप को बचाएं, और किस तरह ट्रीटमेंट किए कि आज 6 मरीज़ जो है वो ठीक भी हो गए हैं। यानी कि उनका ब्लड सैंपल जो गया था वो जांच में वो निगेटिव हो गया है, और उसके बाद उन्हें आइसोलेट से निकाल कर क्वारंटाइन में रखा गया है। क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें घर के लिए छोड़ दिया जाएगा। इन सब के बीच हम डॉक्टर साहब के पास चले हैं और इनसे जानते हैं कि कैसे ठीक हो गए और क्या क्या सुविधा थी और कौन सा दवा चलाए हैं। सर से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको कशिश न्यूज़ धन्यवाद देता है कि आप इस कोरोना ऐसे महामारी में आप कोरोना फाइटर बन के सारे मरीजों को आपने देखा, और कैसे आप उन मरीजों का इलाज किए, क्या कुछ किए? नमस्कार, मैं अकेले नहीं हूँ, इसमें पूरा मेरा सरकारी तंत्र, पूरा स्वास्थ्य विभाग सिवान का लगा हुआ है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, न कर पाऊँगा। इसमें सरकार के सारे जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं सब लोग मिल के काम किए हैं हम लोग इसके लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेले इसके लिए धन्यवाद के लिए ज़रूरी हूँ। आप सिर्फ कैसे जो पॉजिटिव मरीज़ थे हाँ, वो उन लोगों को कैसे आप देख पाए, कैसे पहचाने कि इनको कोरोना हुआ है, और उसका जांच करने का तरीका क्या था आपका? जांच करने का तरीका था कि वहाँ से सरकार से दिशा निर्देश मिला था, जो उसी दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम किए हैं, और सरकार को ट्रैकिंग करके बताया है, और हमारा स्वास्थ्य विभाग से ट्रैकिंग हुआ है। जो लोग जैसे आए थे बाहर से, विदेश से या किसी दूसरे स्टेट से, उनका सबका लिस्ट बना, उस लिस्ट के हिसाब से सबका जांच किया गया। जो ट्रैवल हिस्ट्री जिनका था उन्हीं का जांच किया गया, और उसी में से जांच के क्रम में कुछ लोगों का पॉजिटिव आया, बाकी सब नेगेटिव आया। सर, इसका इलाज आखिर कौन सा दवा है, क्या है, कौन से दवा से ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ थे, जैसे कि आज सूचना में मिली कि 6 लोग निगेटिव हो गए, आखिर कौन सा दवा चला कि ये निगेटिव हो गए? यहाँ हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इंडियन लोगों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, और इम्यूनिटी अच्छा होने के अलावा कुछ खान पान की विशेषताएं हमारे यहाँ, जैसे अदरक, हल्दी, ये सब यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस कारण भी हमारे यहाँ उतना सिम्टोमेटिक पेशेंट कम निकले, जिनका मतलब पॉजिटिव था, लेकिन क्लिनिकली उतना उसमें बीमारी डेवलप नहीं हुआ, केवल पॉजिटिव निकला। केवल यानी कि जांच में जो सिम्टम था वो सिम्टम किसी तरह का बीमारी का उनका नहीं था, जो कोरोना का मैक्सिमम लोग बहुत कम लोगों को सिम्टोमेटिक हुआ। बहुत कम लोग को हुआ था। एक दो कितने लोग थे जो जिनको सिम्टम हुआ था? 2 ही लोग थे। 2 ही लोग थे जो सर्दी खांसी दर्द बुखार होता है। सर, एक और सवाल है कि इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से आपको इलाज करने के लिए दिया गया था, पूरा तंत्र था आपके साथ, कौन कौन सी सुविधाएं दी गई थी सर? जो भी स्टैंडर्ड मानक है वो दिया गया था। शुरू में कुछ अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम था, बीपी ये सब का, लेकिन फिर भी हम लोग किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग भी आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? इसलिए हम लोग अपने ऊपर वाले पे विश्वास करके और अपने आप पे कुछ जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करके, पेशेंट से दूर से हिस्ट्री लेके ये करके
और कैसे काम किए लोग, और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ सिवान अच्छा रहा। सर आप इलाज कर रहे हैं, वेंटिलेटर वगैरह की क्या सुविधा थी आप अस्पताल में अपने यहाँ? वेंटिलेटर 2 वेंटिलेटर है हमारे यहाँ। उस तरह का कुछ हुआ कि नहीं? जो मरीज यहाँ भर्ती किए गए थे उन लोगों के साथ ऐसा कोई समय आया नहीं कि वेंटिलेटर पर नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ा, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ा। सिविरिटी उतना नहीं आया कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। सर अभी जो जांच की प्रक्रिया है, आप खुद वहाँ मुस्तैद रहते हैं, सारा चीज़ देखते हैं, वो जांच की प्रक्रिया क्या है? कैसे आप उसके ब्लड को या ब्लड से नहीं, नेज़ल स्वाब और नेज़ोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है, जिसके थ्रू ही जांच किया जाता है, जो कि बीटीएम में पैक करके पटना भेजा जाता है। वहाँ से फिर रिपोर्ट बन के आता है। ये रिपोर्ट सर आता कितने दिनों में? 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन। सर आप शुरुआती दौर में आप उसका जैसे कोरोना पॉजिटिव हुआ तो क्या आपको ये डर नहीं लगा कि सर कोरोना पॉजिटिव है, हमारे पास दिया जाएगा? आपके भी फैमिली परिवार है सर। फैमिली परिवार से ऊपर हट के डॉक्टरी करना होता है, ठीक है, और बिना सेवा किए, बिना रिस्क लिए कुछ नहीं हो सकता है। अगर सब लोग ऐसे ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जब स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसके लिए? इसलिए इसमें हम लोग डर तो रहे थे, डर वाजिब है, लेकिन उसी में प्रिकॉशन लेके हम लोग काम किए हैं कि मतलब लोगों का इलाज भी हो पाए, जांच भी हो पाए और हम लोग भी बचे रहें। अभी कैसा माहौल है सर? अभी इस तरह जैसे कि अब तो लोग के चेहरे पर पहले जो था 29 का हुआ था, लेकिन जब 6 निगेटिव हो गया तो अब कैसा? अब लोगों को प्रशासन के कारण लोगों में आत्मविश्वास भी जगा है कि हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब होने से, लॉकडाउन होने से फ़ायदा है, एक दूसरे से मिलने जुलना कम करने से। और कम्प्लीटली लॉकडाउन जो हुआ था इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये अगर नहीं होता तो ये बीमारी और ये आंकड़ा हम लोग का यहाँ जो है अभी ऐसा नहीं रहता। इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये इसको लॉकडाउन को बहुत अच्छा से अनुपालन हुआ। हमारे यहाँ हमारे डीएम साहब बहुत एक्टिव थे, बहुत ही एक्टिव। 12 बजे 1 बजे रात तक हम लोग के साथ मिल के काम किए, तो इस कारण हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा से अचीवमेंट हो पाया। सर आप लगातार लगे रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं। सवाल ये है कि जो आइसोलेशन सेंटर में मरीज हैं उनको फिर क्या ट्रीटमेंट होता है? उनका बीपी जांच करना या पल्स जांच करना, ये सारा जो रूटीन वर्क होता है वो सर कैसे होता है? सब वहाँ पे रोस्टर बना हुआ है, जो डॉक्टर की ड्यूटी है वो लोग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। वहाँ सर दवा क्या दिया जाता है उसमें? उन लोगों को दवा भी तो दिया जाता होगा, कौन सा दवा दिलाता है? वही जो जिस प्रकार का लक्षण है उसी हिसाब से दवाई दिया जाता है। पैरासीटामोल, सेट्रिजिन, ये सब, और इजिथ्रोमाइसिन, जो दवाई की ज़रूरत होती है वैसे, जिसको जो ज़रूरत होती है वैसे दिया जाता है जांच के उपरांत। लगातार सर आप लगे हुए हैं उस पर। आपके साथ टोटल टीम कितनी लगी थी? कितने लोग, कितने डॉक्टर थे, कितने स्टाफ थे आपके साथ, नर्सें कितनी थी? क्योंकि महिलाएं भी हैं जो पॉजिटिव आई हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, तो कितने की टीम थी सर आपकी? ये लंबा टीम है, इसमें खुद सिविल सर्जन सर, डीपीएम साहब हैं, होदा जी हैं, और डीएचएस, पूरा डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और सदर हॉस्पिटल, डीएस सर हैं, सारे लोग, डॉक्टर प्रमोद कुमार पांडे सर हैं, डीआईओ हैं, मैं हूँ, और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं, डॉक्टर जो कि मतलब ऊपर में हैं सारे नेतृत्व में, डॉक्टर एमआर रंजन सर हैं, उनके द्वारा जिला मलेरिया पदाधिकारी, उनके द्वारा ये सब सैनिटाइजेशन, छिड़काव उड़काव की जिम्मेदारी उनको दिया गया। कॉल सेंटर के लिए डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर हैं। तो सारे लोगों की टीम, ये मतलब जिला स्थित व्यवस्था जो टीम है इसमें है। इसके अलावा हर पीएससी, हर एडिशनल पीएससी, सब जगह से सारे डॉक्टर, सारा स्वास्थ्य
कर्मी का तंत्र लगा हुआ है, पूरा नेटवर्क एक साथ काम कर रहा है, तब जाके। और फिर इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से भी सारे डीएम साहब से लेके डीएम साहब और डीडीसी सर सब लोग मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, तो ये आप जब आप पटना से ट्रेनिंग करके आए होंगे, तो आपको जब जिम्मेवारी दी गई होगी तो पूरी चुनौती के साथ अपनी जिम्मेवारी को लिए होंगे अपने हाथ में कि हम ठीक कर देंगे उन लोगों को। चुनौती तो लेना ही पड़ेगा, चुनौती किसी न किसी को लेना ही पड़ेगा। सब लोग डर जाएंगे तो आगे आके काम करना ही होगा। बिना आगे आके काम किए तो किसी को हम हेल्प नहीं कर सकते हैं ना। तो हेल्प की भावना रख के अगर चुनौती स्वीकार किया जाता तो शायद ऊपर वाला भी हेल्प करता है। सर, आइसोलेशन सेंटर में जितने मरीज हैं उनको रखा गया है या क्वारंटाइन में भी रखे गए हैं, क्वारंटाइन वाले को क्या कुछ सुविधा दिया जाता है? क्वारंटाइन वाले को केवल वेट एंड वॉच में रखा जाता है। अगर उसमें कोई सिम्टम उभर के आता है तो उसको यहाँ पे शिफ्ट, अगर पॉजिटिव भी है साथ साथ तो उसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ पे। जब सर पॉजिटिव जो मरीज रखे गए हैं, जैसे सभी लोग की अलग अलग है या क्या क्या सुविधाएं उनको क्या क्या दी जाती है? जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए सब सुविधाएं हैं। और उन लोगों के बीच में 5-5 मीटर पे बेड लगाया गया है कि एक मरीज से दूसरे मरीज इन्फेक्ट नहीं हो पाए। यानी कि वहाँ टकराव जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है सारा फॉलो किया जा रहा है। सरकार का जो भी गाइडलाइन है सब फॉलो किया जा रहा है। चलिए, ये थे डॉक्टर देवेश जो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पटना से जब ट्रेनिंग लेके आए इस कोरोना वैश्विक महामारी के बीमारी में के जानकारी लेके जब ये पटना से लौटे तो सिवान पहुंचकर ये एक चुनौती लिए और उसके बाद चुनौती के साथ मैदान में कूदे अपनी पूरी टीम के साथ और लग गए उन कोरोना वायरस जो पॉजिटिव मरीज़ थे उनके बीच पहुंचकर उनका इलाज करने लगे। कशिश न्यूज़ इनको सलाम करता है और इनके जज्बे को भी सलाम करता है, इनकी पूरी टीम को सलाम करता है। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सिवान। पूरे बड़ी बहस में आपने बेगूसराय के डॉक्टर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आपने देखा। फिर हमने आपको एनएमसीएच में जो डॉक्टर लगातार इस कह सकते हैं जंग से रूबरू हो रहे थे उनका अनुभव हमने आप बताया और आप सिवान के डॉक्टर से दिखाया। अब हम आपको एनएमसीएच के उस सिस्टम से हम आपको रूबरू कराए थे जो लगातार अपडेट कर रहा था कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, फिर उस रिपोर्ट के सहारे वहाँ उस पूरे गांव को क्वारंटाइन करना है या क्या करना है। उसमें डॉक्टर मुकुंद की बड़ी भूमिका रही। 24 घंटे मीडिया को भी ये कोऑर्डिनेट करते रहे कि क्या खबरें हैं, कहाँ कितने पॉजिटिव मरीज आए। मुकुंद जी, कितना मुश्किल था जब पूरा देश दुनिया कोरोना से फाइट कर रहा था और उस वक्त आपको एक नए आप नौकरी ज्वाइन किए और आपको सीधे ऐसी जिम्मेवारी दी गई जिसके बारे में पूरा दुनिया मतलब अंधेरे में तीर मारने वाली स्थिति थी और उस जगह एक नोडल अधिकारी के रूप में आपको दी गई कि हर एक सूचना, जैसे ही आपके फ़ोन की घंटी बज रही होगी, किसी भी अधिकारियों के चेहरे का शिकन हम महसूस कर सकते हैं। ज़रूर कुछ न कुछ निगेटिव खबर ही आप दे रहे होंगे। उस शुरुआती दौर में कितना मुश्किल था उन चीज़ों को संभालना? शुरू में जैसे ही एपिडेमियोलॉजिस्ट के नाते मैंने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद 2 महीने काम करने के बाद ये वैश्विक स्तर पे महामारी आ गई और तुरंत मुझे जो बिहार राज्य का इकलौता उस समय कोविड के लिए ये अस्पताल चयनित किया गया, तो मुझे राज्य स्वास्थ्य समिति राज्य सरकार द्वारा मुझे यहाँ डिप्टेशन पे भेजा गया इस कोविड-19 को एपिडेमियोलॉजिस्ट के रूप में देख रेख करने के लिए। शुरू की स्थिति में भय बना हुआ था। जब पेशेंट आते थे तो एक तो भय बना हुआ था कि भाई कोविड-19 का पेशेंट है, उससे दूरी जाना है, लेकिन हम लोग को उसका डाटा लेना था, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता करनी थी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पता करनी थी और जब फिर उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को पता करते थे और उसकी संबंधित सूचना फिर जिस ज़िले से आया है उस ज़िले को हम लोग भेजते थे और वो जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट किया उस पेशेंट का फिर सैंपल हम लोग मंगाते थे या उस पेशेंट को शुरू में हम लोग बुला के एनएमसीएच में यहाँ एडमिट करते थे, फिर उसकी जाँच करते थे। तो शुरू के समय में एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि सब लोग डरते थे इस चीज़ों से, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई और इलाज शुरू हुआ, इलाज करने के पद्धति के बाद धीरे धीरे मरीज जब स्वस्थ होने लगे
तो एक मनोबल बढ़ा, डॉक्टर टीम को भी बढ़ा, मैनेजमेंट को भी बढ़ा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी मनोबल बढ़ा कि ये यहाँ अभी तक जो इलाज हो रहे हैं वो स्वच्छ हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं और वो मजबूती से फिर रिकवर होके आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा माहौल शुरू से बनने लगा। अच्छा, ये जो जिम्मेवारी थी कि जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज आया तो उसके आइसोलेशन की बात, क्वारंटाइन की बात थी, ये क्या जो पूरा प्रोटोकॉल था वो क्या प्रोटोकॉल था? उसमें तो आपने अपनी भूमिका बता दी, लेकिन प्रोटोकॉल को कैसे, क्योंकि उन चीज़ों को गांव के ज़मीनी स्तर पर लागू करना था, उसके लिए क्या नेटवर्किंग सिस्टम बनाया गया था? देखिए, हम लोगों के साथ ये एनएमसीएच में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक अधिकारी अधिकृत हैं, एडीएम रैंक के एक अधिकारी यहाँ दिए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कोई पेशेंट पॉजिटिव मिल गया तो फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग सूचित करते थे, उसके कार्य के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, सरकार के द्वारा एनएमसीएच को दिया गया था। और जिस ब्लॉक से, जिस पंचायत से वो मरीज आता था, फिर वहाँ के संबंधित अधिकारी और उस पंचायत से कॉन्टैक्ट करके वहाँ जहाँ जहाँ वो गया उसको हम लोग कॉन्टैक्ट करके लाते थे और फिर इलाज की प्रक्रिया शुरू करते थे। और ये इस प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि अचानक कुछ जानकारी मिली कि जैसे बेगूसराय का कल रिपोर्ट आया, तो फिर वो उसका क्या प्रोटोकॉल है? जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद क्या क्या किया ऐसा है, आप लोग क्या प्रेरित करते हैं उन लोगों को? जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव की आ गई किसी पेशेंट की, बेगूसराय की कल अचानक आई, तो उसके पहले हम लोग तो 2 बार और भी जांच हुआ, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ गया वो निकालना एक बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पेशेंट छिपाता है कि हम कहाँ गए, क्योंकि जहाँ जाएंगे फिर उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो जो वो बताया, एयरपोर्ट से आया तो एयरपोर्ट से फिर कैसे गया, कहाँ गया, टैक्सी से गया, किस टैक्सी से गया या बस से गया, तो उसकी सारी जानकारी हम लोग लेते थे। उस बस में कौन कौन लोग सहयोगी थे, उसके साथ जाने वाले थे, अगर वो बता पाता था कि इस जगह के थे। कई ऐसे पेशेंट एनएमसीएच में आए जो कि विदेश से आए, तो दिल्ली आए, दिल्ली से फिर वो सिवान तक अगर आए, सिवान के पेशेंट का, तो उसके साथ कौन कौन बस में थे, संभावित किया कि वो बलिया के थे, बलिया में मुरली छपरा ब्लॉक के थे, तो वहाँ तक के हम लोगों को जाके पकड़ के ले आए और उस ब्लॉक संबंधित उस अधिकारी को, उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारी को हम लोग सूचित करते थे कि आपके ब्लॉक के ये आदमी इस पॉजिटिव के साथ आया हुआ है, तो आप उसे लोकेट करिए। तो ये एक चुनौती था। और लेकिन फिर भी जैसे पहला पेशेंट सिवान का जो निकला पंजवार का, पूरे बिहार में आधा संख्या एक ही जिला, एक ही गाँव का रहा पॉजिटिव संख्या का। तो जो पहला पेशेंट आया पंजवार गांव का, जिसने 23 आदमी को पॉजिटिव किया उसके कांटेक्ट के, तो ये एक बहुत बड़ा खोज हुआ, बहुत बड़ी अन्वेषण टीम लगी, जिसके चलते हम लोगों ने 23 लोगों को पॉजिटिव निकाल पाया। अगर ये टीम नहीं काम की रहती, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन काम नहीं किया रहता, तो 23 लोग अब तक 23,000 लोगों को फैलाए रहते। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। चलिए, अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हर कड़ी में के सामने चुनौती है और जिन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया, तो आज बिहार में जो आप दिख रहे हैं, जो सकारात्मक रिजल्ट दिख रहे हैं, उसके पीछे एक पूरी टीम वर्क है। और उसी टीम वर्क के सहारे, मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं, जो सोर्स हैं, जिस सोर्स से वो बीमारी आम लोगों में फैल रहा है, उसको कैसे रोकें, ये भी एक बड़ी चुनौती। और इसके लिए किस तरीके से स्टेट स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सहारे इन चीज़ों को रोकने की कोशिश हुई है। चलिए, इस कार्यक्रम के दौरान हमने आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई, अलग अलग अस्पताल में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा वो भी दिखाए, और हमने आपको दिखाया कि इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ इसका जो सोशल अवेयरनेस कैसे हो सकता है, या सोसाइटी में ये ना फैले, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाई है, उन नोडल पदाधिकारियों से भी हमने आपको बात कराई। चलिए, इससे बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों से आप सबों से मुलाकात होगी। नमस्कार।